हेलो स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है 11th का टॉपिक यूनिट सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहीं से हम अपनी बेसिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे कि क्या होता है एटॉम, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, किस रिसर्च से पता चला कि एटम भी कुछ होता है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है। पूरी कंप्लीट कहानी को हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा। देखिए, सबसे पहले अगर इसकी बहुत हिस्टोरिकल बात करें तो एंसेंट टाइम में एक इंडियन साइंटिस्ट थे, आप कह सकते हैं महर्षि कन्नड़ ने कहा था कि एक इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना था। वो पहला थॉट था एटम के बारे में, लेकिन वो बहुत पुरानी बात होगी बेटा। समय के बढ़ने के साथ साथ एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन, जिन्होंने बताया था कि एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल। इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स की रचना जो हुई है बेटा वो एटम से हुई है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इसके जेई और आईआईटी और नीट एस्पेक्ट्स की बेटा, तो हर बार 2 से 3 क्वेश्चन बेटा जी इस टॉपिक में से श्योर आते हैं और यू विल बी सरप्राइज्ड, एक बार इसमें से 4 क्वेश्चन भी आए हुए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कहानी की तरह समझेंगे, एक एक स्टेप कहीं भी स्किप नहीं करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो वर्ड है एटम, एक्चुअली बेटा ये जनरेट हुआ है वर्ड एटोमियो, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड एटोमियो। इस एटोमियो शब्द का मतलब होता है बेटा विच कुड नॉट बी डिस्ट्रक्टेड, विच कुड नॉट बी डिस्ट्रक्टेड, यानी कि जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है जी, बहुत पुराने एक राइटर थे जिनका ये वर्ड था, डिमोरिटियस ने ये टर्म दी थी बेटा, लेकिन आगे चल के हमने इस एटोमियो शब्द को, ग्रीक वर्ड का ये वर्ड है, हमने एटम के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो बेसिक तौर पे आपने एटम के बारे में फंडामेंटली सुना है। एक साइंटिस्ट होते थे जॉन डाल्टन, जिनकी थ्योरी थी बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हालांकि वो थ्योरी आज के सिनारियों में बिल्कुल फेल हो चुकी है, लेकिन डाल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने सबसे पहले पूरे के पूरे जो भी मतलब इस साइंस स्ट्रीम से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं उनका ध्यान एक चीज पे केंद्रित किया कि भाई एटम भी कुछ होता है। और जब ये टर्म जनरेट हो गई, जब ये थ्योरी आ गई, तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया। हालांकि बाद में डाल्टन थ्योरी फेल हो गई, लेकिन इन्होंने रास्ता खोल दिया था एटम्स के ऊपर वर्क करने का। तो इसीलिए जब भी कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को जरूर एक बार ध्यान में रखा जाता है। इस थ्योरी का जो फंडामेंटल एस्पेक्ट था बेटा वो ये था कि द एटम इज फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, बहुत बेसिक क्लासेस से आप इसको पढ़ते हैं, पार्टिकल विच कुड नॉट बी डिस्ट्रक्टेड, विच कुड नॉट बी डिस्ट्रक्टेड, विच कुड नॉट बी डिस्ट्रक्टेड। ओके, तो ये उनका एक फंडामेंटल एस्पेक्ट था, हालांकि जो बाद में फेल हो गया था। तो एक बार मोटे तौर पे हम समझते हैं कि एक एटम जो है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और फिर एक एक करके बेटा हर एक पार्ट की रिसर्च, उसकी कहानी, उसकी प्रॉपर्टीज वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक फंडामेंटल एटम ले लेते हैं, कार्बन। मोस्ट फैमिलियर एटम है, बहुत बार रिपीट होता है, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है बेटा जो जिसके बारे में आप जानते हैं। पहली बात, ये जो नीचे जो चीजें लिखी जाती हैं इन्हें हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और सिंबल के जो ऊपर लिखा जाता है बेटा उसे कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। ओके, दोनों चीजें क्लियर है? जो नीचे लिखा जाएगा दैट इज सबस्क्रिप्ट, जो ऊपर लिखा जाएगा वो सुपरस्क्रिप्ट। अब ये जो 6 है बेटा, इसे किस और तरीके से जानते हैं, वो क्या है? इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें बेटा तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, एंड आल्सो नोन एज मास नंबर। ये वो टर्म है जो आप छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं बेटा, प्रोटॉन कहां होते हैं। और अगर कोई हमसे पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
बहुत बेसिक बात बता रहा हूं पहले ताकि आपको ध्यान आ जाए। अब ये देखिए, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बेटा, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम क्या कर सकते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन थी। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे बेटा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, ये वो जानकारी है जो आप लोग जानते हैं। अब हम उस हिस्से में जाते हैं जिसको आपको अभी समझना है या सीखना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी जो डिस्कवरी है वो कब हुई, किसने की, और किन सिनारियोज में हुई, किन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई। तो एक एक करके उनको हम लोग पढ़ते हैं। आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आज सिखाऊंगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेज। चलिए बेटा, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, जो बेस बना था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल थे ना बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हालांकि आज की डेट में 36 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन फंडामेंटल अभी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो समझना क्या है बेटा, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था विलियम क्रूक्स। सुनते जाइए कहानी की तरह। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब की डिस्कवरी की। ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हमें पता है कि एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से इंसुलेटर। हवा में करंट पास नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक तरीके की ट्यूब जनरेट की। तकरीबन इसका जो साइज था 60 सेंटीमीटर के अप्रोक्स था। ठीक है, एक तरफ उन्होंने इसको नेगेटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, प्लेट से जोड़ दिया, लगा लीजिए आप, एक तरफ पॉजिटिव के प्लेट से जोड़ दिया। नेगेटिव वाले हिस्से को आपको पता है, वी जनरली कॉल्ड इट एज कैथोड। क्या बोल देते हैं बेटा, नेगेटिव वाले पार्ट को कैथोड बोलते हैं, और पॉजिटिव वाले पार्ट को एनोड बोल दिया जाता है। और अंदर की सारी एयर को निकालने के लिए उन्होंने एक वैक्यूम लगा दिया। ठीक है, ताकि अंदर का प्रेशर हम अपने हिसाब से मैनेज कर पाए। ठीक है जी, तो उन्होंने क्या किया बेटा, इनिशियली जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, तो यहां इसकी हेल्प से 10,000 वोल्ट करंट दी। प्रेशर कितना अंदर, 1 एटमॉस्फेयर। कुछ भी नोटिस नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ भी फ्लो, किसी रेडिएशन का, किसी लाइट का, किसी पार्टिकल का महसूस नहीं हुआ। बट उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा, और जब वो अपना प्रेशर घटाते घटाते बेटा जी 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पर आए। समझना है, प्रेशर किससे मैनेज हो सकता है, इससे कम ज्यादा किया जा सकता है। अंदर क्या है, एम्प्टी, अब वैक्यूम है आपके पास। और क्या किया, 1000 वोल्ट का चार्ज उन्होंने यहां दे दिया। तो ही विल बी सरप्राइज्ड कि यहां पर देयर आर सम रेडिएशंस, अब फाइनली दीज रेडिएशंस आर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड रेज। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी बेटा, तो इन्हें नाम दे दिया गया कैथोड रेज। ओके, तो द क्रेडिट ऑफ कैथोड रेज एंड डिस्चार्ज ट्यूब गोज टू विलियम क्रूक्स। ठीक है जी, 60 सेंटीमीटर की एक ट्यूब बनाई, एक वैक्यूम लगाया, क्या किया बेटा जी, 10,000 वोल्ट का उन्होंने करंट दिया, और प्रेशर कितना रखा उस टाइम उन्होंने, 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। क्या हुआ बेटा, यहां से कुछ रेडिएशन इस तरफ जाती हुई महसूस हुई। बिकॉज द रेडिएशंस आर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड, ही गेव द नेम कैथोड रेज। अब विलियम क्रूक्स इतने से खुश थे बेटा कि ही डिस्कवर्ड डिस्चार्ज ट्यूब एज वेल एज कैथोड रेज। ठीक है, लेकिन यहां पे एक साइंटिस्ट की एंट्री हुई जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन, ये वो इंसान है बेटा जिनको क्रेडिट दिया जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, तो ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन और वॉज क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक सरप्राइजिंग बात बताता हूं बेटा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो की, कैसे की वो भी बताऊंगा, लेकिन टर्म इलेक्ट्रॉन इन्होंने नहीं दी। द टर्म इलेक्ट्रॉन was given by Stoney. The name of the scientist is Stoney. छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी है ताकि आप इन साइंटिस्ट के बारे में फेमिलियर हो जाए, और जब बेटा एक बार समझने लगेंगे ना इनको, फिर इनके कंसेप्ट, इनके वर्क को पढ़ने में मजा आएगा। तो डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने, और टर्म वाज गिवन बाय स्टोनी। एक्चुअल में क्या हुआ बेटा, विलियम क्रूक्स अपना काम करके चला गया, जे थॉमसन ने फर्दर इसको स्टडी किया और उसने देखा कि भाई कैथोड रेज कहां से आ रही है। कैथोड रेज आर कमिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। तो उन्हें लगा कि भाई अगर कोई चीज नेगेटिव से आ रही है, इसका मतलब वो किसी ना किसी नेगेटिव पार्ट से बनी होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। तो उन्होंने कहा द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड particles named as क्या मान लिया गया उसको? इलेक्ट्रॉन। हालांकि टर्म इलेक्ट्रॉन किसने दी थी? स्टोनी ने, पर जे थॉमसन ने इस टर्म का इस्तेमाल किया। तो उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिनकी वजह से वो एनोड की तरफ जा रहा है, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट इतने भर से उनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं होती थी। तो उन्होंने क्या किया बेटा, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को रेगुलरली स्टडी किया और फिर कुछ रिजल्ट हमारे सामने रखे जो हमें अब समझते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो क्या टॉपिक रहेगा बेटा हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड। एक एक करके समझनी है बेटा प्रॉपर्टीज इनकी। नंबर 1, कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। शुरू में उन्हें लगा था कि रेडिएशन है, क्योंकि लाइट का कंसेप्ट था, उन्हें लगा था कि वेव है। बट जब उन्होंने क्या किया बेटा, देखिए समझिएगा स्ट्रेट लाइन का क्या कंसेप्ट है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है बेटा और लाइट आ रही है। अगर लाइट सीधी आ रही है, लाइट यहां से आ रही है, थोड़ा समझिएगा एंगल से, तो शेडो बैक साइड में बनेगी। अगर ऊपर से आ रही है नीचे बनेगी। लेकिन समझना है आपको, अगर रेडिएशन यहां से बिल्कुल सीधी आ रही है तो बैक में शेडो बनेगी एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट के बैक में। समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने क्या किया बेटा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कुछ भी, पैडल व्हील लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, हल्का सा ऑब्जेक्ट रख दिया। और यहां उन्होंने देखा कि इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्टली बिल्कुल पीछे इसकी शेडो आ रही है। और समझिएगा अगर ऑब्जेक्ट ऐसे बेटा जी, रेडिएशन सामने आएंगी तभी शेडो पीछे बनेगी। तो उन्होंने सबसे पहली जो स्टडी की कंसेप्ट या प्रॉपर्टीज, वो है कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। तो इस रिसर्च के बाद इन रेडिएशन को हमेशा के लिए क्या मान लिया गया? सीधा मान लिया गया, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पहले वेव क्यों दिखाते थे बेटा? क्योंकि पहले हम इन्हें लाइट कंसीडर करते थे। ठीक है, इन्होंने जस्टिफाई किया कि भैया ये लाइट नहीं है। कैसे जस्टिफाई किया वो समझाता हूं। देखिए होता क्या है बेटा, अब मान के चलिए लाइट जो है, अब मान लीजिए कहीं भी आप खड़े, लाइट तो आपके ऊपर पड़ी रही है। लाइट में बेटा जी मास नहीं होता है। समझ पा रहे हैं बात को? तो क्या होता है, लाइट फोर्स नहीं लगाएगी। लेकिन अगर किसी चीज में मास होगा, भले ही वो हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो, तो वो क्या करती है? फोर्स लगाती है। आप एक काम कीजिए, अपने हाथ पे प्रेशर से पानी मारिए, आपको फोर्स महसूस होगा। हवा तेजी से चल रही होगी, आपको फोर्स महसूस होगा। लेकिन लाइट अगर तेज है, दोपहर का टाइम है, आप रूम में बहुत सारी ट्यूबलाइट्स ऑन कर लीजिए, तो आपको फोर्स महसूस नहीं होगा। क्योंकि हम इनिशियली ये मानते थे कि भाई लाइट के अंदर मास नहीं होता है। तो पहले लोग इन्हें क्या समझते थे बेटा? लाइट। पर जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने क्या किया बेटा, एक लाइट पैडल व्हील, फिरकी टाइप में, समझते ना, कागज की कोई फिरकी सी बना दी, वो इनके रास्ते में रख दी। जैसे रेडिएशन आई, इस फिरकी ने घूमना शुरू कर दिया। अब सोच के देखिए, कोई चीज घूम कब रही है? जब आने वाली रेडिएशंस के अंदर कोई मास। समझ पा रहे? तो उन्होंने क्या किया बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी कही कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ
made up of particles. Particle means which have mass. Clear है? The cathode rays are made up of particles. चलिए ये दो प्रॉपर्टी है। पहली बात तो वो स्ट्रेट लाइन में आई और दूसरी उनके अंदर मास होता है। तीसरी चीज बेटा जब उन्होंने इस पे लोगों से डिस्कस करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये कुछ नहीं है, लाइट है और ये एटम से आ रही है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, देखिए एटम जो होता है ना, एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एटम पे तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो अगर एटम से कोई लाइट आ रही है तो वो भी न्यूट्रल होगी, सीधी सी बात है। तो क्योंकि पहले क्या होता था, एटम पे हम चार्ज मानते ही नहीं थे, एटम इज न्यूट्रल, हम लोग ये मानते थे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उन्होंने क्या किया बेटा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स लगा, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, और फिर ये रेडिएशन पास होने दी। तो क्या नोटिस किया बेटा, दीज रेडिएशंस आर बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। किस तरफ बेंड हो रही थी धीरे धीरे, पॉजिटिव की तरफ। अब सोच के देखिए बेटा, कौन ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल है जो पॉजिटिव पे जाएगा? पॉजिटिव पे कौन जा सकता है? दोज विच कैरी नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो इन्होंने ये जस्टिफाई किया बेटा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि दे हैव नेगेटिव चार्ज, दे हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। प्रॉपर्टी फोर्थ देखिए बेटा, कैथोड रेज की एक खास बात है बेटा कि ये जिस एटमॉस्फेयर में से गुजरेंगी ना, जहां से भी गुजरेंगी, वहां मान लीजिए गैस, भले ही प्रेशर बहुत कम है, कुछ पार्टिकल्स है, तो ये क्या करेंगे, उनसे टकराएंगी और टकराकर उन्हें आयंस में कन्वर्ट कर देंगे। आयंस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है समझिए, कोई भी एटम है बेटा, इसके ऊपर अगर कोई रेडिएशन हिट करती है तो क्या हो जाएगा, आयंस, और इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या समझाया बेटा कि कैथोड रेज आयोनाइज द गैस, जिस भी गैस में से गुजरेंगे, आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, थ्रू विच दे पास, जिस भी गैस में से ये गुजरेंगे ये उनको आयंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, दे हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट, दे हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट। व्हाट डज इट मीन? पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है बेटा, आप एक काम कीजिए, कोई भी एक रफ पेज लीजिए और पेन से उस पेज को हिट कीजिए, तो क्या होगा, वो पेज को पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। समझ पा रहे हैं? तो कैथोड रेज के सामने भी अगर हम कोई हल्की शीट रखे ना, बहुत बारीक, ज्यादा मोटी नहीं, बहुत बारीक, तो वो क्या करती थी, उसके आर पार निकल जा रही थी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा जी पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। जब फोटोग्राफिक फिल्म्स को बेटा जी इनके रास्ते में रखा गया तो क्या हुआ, उनका जो कलर था, जो नेचर था, वो चेंज हो गया, जिससे हमें पता चला कि ये फोटोग्राफिक फिल्म को भी अफेक्ट करती है। हम कर क्या रहे हैं बेटा, हम कैथोड, हम पहले अननोन थे कैथोड क्या होता है, समझिएगा बात को। तो फिर हमने क्या किया, उसकी जो जो प्रॉपर्टी हम सीख सकते थे वो हमने सीखी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, हमने इसको पहले कभी नहीं देखा, तो सबसे पहले हम इसको टच करके क्या करेंगे कि भाई ऐसे है, सिलेंड्रिकल है, आपके पास आगे से ब्लैक कलर शो कर रहा है, प्लास्टिक का नेचर है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है ना, पहली बार कोई चीज देखते हैं तो इंसान क्या करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो ऐसे ही जे थॉमसन ने क्या किया बेटा, कैथोड से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारियां पूरी सोसाइटी को प्रोवाइड की, जिनसे आगे यूटिलाइज करके हमने नई डिस्कवरीज को अंजाम दिया। ठीक है, तो एक क्या थी, दे कैन आल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट, दे हैव हीटिंग इफेक्ट, they have heating effect। इसका मतलब क्या है बेटा, देखिए अगर किसी रेडिएशन में मास होगा, आप हीटिंग इफेक्ट समझते हैं, लेंस को लेके, या कभी न्यूज़पेपर को बर्न किया है लेंस की मदद से फोकस करके रेडिएशंस को, तो रेडिएशंस जो होती है बेटा उनमें हीटिंग इफेक्ट होता है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इनके रास्ते में काफी देर तक रख दें
तो वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है। इट मींस दे हैव हीटिंग इफेक्ट। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8। चलिए यहां लिख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। दे प्रोड्यूस एक्स-रेज when strikes on hard metal। किसी हार्ड मेटल पे इनको स्ट्राइक करें बेटा, ये भी इनकी खासियत है, ये एक्सरेज भी प्रोड्यूस कर सकती है। हार्ड मेटल से हमारा मतलब है जिसका मास बहुत ज्यादा हो, स्ट्रेंथ ज्यादा हो, दैट इज फॉर एग्जांपल टंगस्टन आपके पास हो जाएगा। तो दे प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन स्ट्राइक्स ऑन टंगस्टन। ठीक है, एक बार ये प्रॉपर्टी रिवाइज करते हैं, यहां तक का पोर्शन स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहली बात, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। एक एक पॉइंट को रिवाइज करते हैं। हु डिस्कवर्ड डिस्चार्ज ट्यूब? विलियम। अच्छा एक बात बताइए, आपने डिस्चार्ज ट्यूब देखी है? प्रैक्टिकली देखी है कि नहीं देखी? सोच के देखो, देखी है कि नहीं देखी? चलिए मैं आपको बताता हूं। हमारे घर में जो इलोंगेटेड ट्यूब होती है ना बेटा, ट्यूब, वो एक एग्जांपल है टेस्ट ट्यूब का। अच्छा मुझे एक बात बताइए, उस ट्यूब के अंदर जो ट्यूब हम इल्यूमिनेटेड जो भी है बर्न करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, जो स्विच ऑन होता है, तो अंदर सिवाय गैस के कुछ नहीं होता है। दोनों सॉकेट में हम ट्यूब लगाते हैं, तो सोचिए अंदर कैसे इल्यूमिनेशन पैदा हो गई? अंदर तो सिर्फ गैस है। अब होता क्या है बेटा, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव, यहां से रेडिएशन आते हैं कैथोड रेज। अंदर की जो गैस है ये उससे टकराती है, और गैस से टकराने के बाद गैस आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होने से क्या होगा, वहां पे इल्यूमिनेशन, चमक पैदा हो जाएगी। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो जो घर में जो ट्यूबलाइट होती है वो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज ट्यूब का एग्जांपल होता है। मैं एक बात और जस्टिफाई करता हूं। अच्छा कभी कोई खराब ट्यूब देखी आपने? कभी उस ट्यूब को ना बड़ी सेफ्टी से किसी खाली जगह पे जाके तोड़ के देखना, आपको अचानक से एक आवाज आएगी, जैसे कि फटाक से आवाज आएगी। वो किस वजह से होती है बेटा? वो अंदर एयर के प्रेशर की वजह से होती है। अंदर गैस भरी हुई होती है, तो जब हम उसको तोड़ते हैं अचानक से प्रेशर रिलीज होने की वजह से कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खुल जाए, एकदम से फटाक से खुल जाए ढक्कन। ऐसी टेस्ट जब भी हम अपनी ट्यूब को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको ऐसी आवाज आएगी जैसी कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन खुलने पर आती है। ठीक है जी, तो चलिए जी, हु डिस्कवर्ड डिस्चार्ज ट्यूब? विलियम क्रूक्स। हु डिस्कवर्ड कैथोड रेज? विलियम क्रूक्स। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन, बट द टर्म वाज गिवन बाय स्टोने। हु डिस्कवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज? जे थॉमसन। पहली प्रॉपर्टी, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी, दे हैव मास, और यू कैन से दे हैव पार्टिकल नेचर। तीसरी प्रॉपर्टी, they have negative charge. Fourth property, they can ionize the gas through which they pass. Fifth property, they have heating effect. Sixth property, आप कह सकते हैं कि सिक्स प्रॉपर्टी में हमारे पास आप आयोनाइज गैस और एक्सरे वाला ले सकते हैं, they produce X-rays when strikes on hard metal. Seventh property, they affect photographic plate. Eighth, they have heating. क्लियर है बेटा? तो इन प्रॉपर्टीज में से गो थ्रू हो जाइए। अभी हमारे पास एक या दो प्रॉपर्टी और बची है जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार आप इनको नोट डाउन कर लो, फिर मैं रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं। तो चलिए बेटा, अब जे थॉमसन ने ना एक और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी स्टडी की जिससे आगे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी जानने में हमें मदद मिली। वो प्रॉपर्टी थी E by M रेशियो। E by M रेशियो का मतलब होता है बेटा चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो। अब इस रेशियो का फायदा क्या हो वो समझिए, और कैसे इस रेशियो ने काम किया उनके हिसाब से बेटा जी मैं आपको बताता हूं। भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हार्वे फ्लेचर। हालांकि बहुत जरूरी नहीं है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, और इनको सपोर्ट किया था मिलकर ने, तो इसको मिलकर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। सेटअप फ्लेचर का था एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज निकाला था। ये एक्सपेरिमेंट अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, और अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो समझना ही नहीं है। रीजन बीइंग, इसमें जो टर्म्स लगेंगी, टर्मिनल वेलोसिटी, ड्रैग कोफिशिएंट, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट, वो सब टर्म्स आप आगे वाले हिस्से में पढ़ेंगे। तो अभी इनिशियल दौर पे आपको सिर्फ ये समझना है कि एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था जिसके हिसाब से बेटा जी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम था। ठीक है जी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी दैट मच। और जो E by M रेशियो निकली थी बेटा, इसकी चार्ज बाय मास की रेशियो थी, वो हमारे पास थी 1.75
इंटू 10 की पावर 8। ये हमारी चार्ज बाय मास रेशियो थी। ठीक है, तो अगर हमारे पास E बाय एम है बेटा जी और E है, समझिएगा, इफ E बाय एम डिवाइडेड E डिवाइडेड बाय E बाय एम रेशियो, तो क्या हो जाएगा, E से E कट जाएगा, M ऊपर चला जाएगा, तो वी कैन फाइंड आउट मास। अब E क्या है बेटा हमारे पास, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और E बाय एम रेशियो कितनी है बेटा, दैट इज 1.75 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है जी, तो जब इस पावर को हम लोग ऊपर लेके गए, उसे सॉल्व किया बेटा, तो हमारी वैल्यू आई तकरीबन 9.01, 9.1 ले लीजिए अप्रोक्स, इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। तो ये निकल गया हमारे इलेक्ट्रॉन का मास। आप इसे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम भी कह सकते हैं। तो E बाय एम रेशियो किसने दी थी, जे थॉमसन ने। और उन्होंने एक और बात कही थी बेटा कि जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी ना हम लोगों ने, डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस ले लो आप, जो कैथोड रेज होंगी उनकी E बाय एम रेशियो हमेशा फिक्स आती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर। आप हीलियम ले लीजिए, आप नियोन ले लो, आप हाइड्रोजन गैस ले लो, जनरली हाइड्रोजन ही लेते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, इस तरीके के गैसेस लेते हैं बेटा। तो E बाय एम रेशियो किसने निकाली, जे थॉमसन ने। चार्ज और इलेक्ट्रॉन किसने निकाला, मिल्कन ऑल्ड्रोप एक्सपेरिमेंट ने। तो हमने क्या किया बेटा, E ओवर E बाय एम कर दिया, E से E कैंसिल, तो हमारा मास आ गया। तो ये है इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, अब हमें पढ़ना होता है रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें समझना है बेटा। ठीक है, अभी जो हाइड्रोजन का मास है बेटा, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी, और 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -24। ये 1 AMU की यूनिट है, जो आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, AMU किस तरीके से हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हाइड्रोजन का मास क्या हो गया बेटा, 1.008 इंटू 1.64 भी ले सकते हैं आप यहां पे, पर इससे भी काम चल जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो हमारे पास मास आया बेटा जी, दैट इज 24। तो ये हाइड्रोजन का मास है इन टर्म्स ऑफ ग्राम। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन के मास में और इलेक्ट्रॉन के मास में रिलेशनशिप निकालना है, तो हमने हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास कर दिया। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप आया उसमें, देखिए कैसे निकलेगा ये। हाइड्रोजन का मास कितना है, इंटू 10 की पावर -24, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है बेटा, 9.1 इंटू 10 की पावर -28। तो जब इस टर्म को सॉल्व किया गया बेटा, हमारी अप्रोक्स वैल्यू 1837। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के एटम का 1837 पार्ट हल्का है, या आप कह सकते हैं एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा भारी है। क्लियर है, ये एक हाइड्रोजन का मास है बेटा। कैसे निकाला फिर समझ लीजिए। हाइड्रोजन का मास हम लेते हैं 1.00, जनरली हम 1 लेते हैं, पर एक्यूरेटली इट इज 1.00 AMU। 1 AMU इज दिस मच, इन दोनों को कर दिया, अब AMU की जगह ये रख दिया, तो क्या निकल गया, हाइड्रोजन का मास इन ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास हमने निकाला E ओवर E बाय एम रेशियो से, दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -28। इन दोनों को डिवाइड करने से आया 1837। तो इन सारे डाटा को आपको दिमाग में रखना है, और इन डाटा का यूज करके फाइनली इलेक्ट्रॉन की एक डेफिनेशन बनती है। वो डेफिनेशन क्या, देखिए, इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल शब्द का मतलब समझते हैं, ऐसी चीज जो हर जगह अवेलेबल होगी, बेसिक है। कोई भी एटम होगा ना बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, इसलिए हम इसको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज, और चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड मास
9.1 into 10 की पावर -28 grams and its mass is 1837th mass of hydrogen atom. Mass of hydrogen atom. तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बेटा? इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज. चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स एंड ए मास 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम्स एंड इट्स मास इज 1837th पार्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ डेटा है. आपको बेसिकली फाइनली क्या याद रखना है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन याद रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है. यहां से आपका काम चल जाएगा. और ये ध्यान रखना है कि इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल. जब भी आप इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करें बेटा, ये तीन चीजें आपको जरूर बतानी है. इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, दैट मच चार्ज एंड दैट मच मास. क्लियर है? तो ये जो अभी तक का हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है बेटा, ये कैथोड रेस, इलेक्ट्रॉन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में था. इससे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि एनोड रेस की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी. तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे.